ये हकीकत है कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली से के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। अब बॉम्बे के आने के लिए कि मुझे 50 रुपए की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। ज़िंदा सहाफ़ियों में मैं वो वाहिद सहाफ़ी हूँ जिसने पत्थर पर छपाई से लेकर आज डिजिटल प्रिंटिंग तक देखी है। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी में जर्नलिस्ट जो थे वो पकड़ के बंद किए जाने लगे। उन खुशनसीबों में से एक मैं भी था। हम वापस इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। सही बात। और डिक्लेयर होगी भी नहीं। उनकी वजह से मैं सत्यजीत रे तक पहुंचा। जब एक साल में मेरी 6 फिल्में रिलीज़ हुई कि बहुत सारी अच्छी फिल्में लिखी, बहुत सारी बुरी फिल्में भी लिखी और बहुत सारी ऐसी फिल्में लिखी जो मेरे हिसाब से अच्छी थी लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, और बहुत सी ऐसी बुरी फिल्में लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आई। बड़ी सर्द रात थी कल मगर बड़ी आंच थी, बड़ा ताव था, सभी तापते रहे रात भर, तेरा जिक्र था कि अलाव था। उस शेर से तहरीक पा के 4-5 बरस पहले मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि मैं सर्दी की रातों में किसी एक मेहमान के साथ ज़िंदगी की ऐसी बातें करने की कोशिश करता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी के बारे में सुन के लोगों को लुत्फ़ भी आए, तहरीक भी मिले। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसके ताल्लुक़ से मैं सिर्फ ये कहूँ कि इनके तारुफ में होता यह है कि एक आदमी अच्छा लिखने वाला होता है, अच्छा राइटर होता है, अफसाने अच्छे लिखता है, कहानियाँ अच्छे लिखता है, फिल्में अच्छी लिखता है, डायलॉग्स अच्छे लिखता है, अखबार में बतौर सहाफ़ी उसका कलम बहुत अच्छा होता है, ड्रामे अच्छे लिख लेता है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनमें ये सारी चीज़ें जो है एक जगह सिमट आई हैं। जब ड्रामा लिखा तो तुम्हारी अमृता लिखा, जिसे शबाना आज़मी और फारूक शेख ने इतना प्ले किया, उसका इतने शोज़ हुए कि हिंदी का शायद कोई ड्रामा हो जो तुम्हारी अमृता जैसा मकबूल हुआ हो। किताब लिखी तो रोशनदान लिखे, लंगर खाना लिखा और अभी खाके शाया हुए रेख्ता की जानिब से। और फिल्में 1-2 नहीं बल्कि 102 फिल्मों में या तो कहानी या तो डायलॉग या तो स्क्रीन प्ले और छोटी मोटी फिल्में। शुरू ही हुए आप सत्यजीत रे के साथ, शतरंज के खिलाड़ी। तो एक ऐसी शख्सियत, और मेरे लिए इसलिए बड़े वक़ार की बात है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ कि सर का सफ़र जो शुरू हुआ वो सहाफ़ी की हैसियत से शुरू हुआ। सर जो है वो खिलाफत के सहाफ़ी रहे, एक ऐसा अखबार जो हमारे यहाँ हमारी तहरीक आज़ादी का एक बहुत अहम अखबार था। और उसके बाद जो निस्बत है वो निस्बत यह है कि अली बरादरान से रिश्तेदारी है। सर सवाल वहीं से शुरू करेंगे। एक ऐसा खानवादा, अली बरादरान, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बेटों ने जान तो नहीं दी लेकिन जान देने से बड़ा काम किया। इस पूरी तहरीक आज़ादी में एक रूह भर थी। और जिस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि भाई यहाँ आया तो हूँ लेकिन यहाँ से जब मैं एक कहना चाहिए ग़ुलाम मुल्क से आया तो हूँ लेकिन जाऊँगा तो एक आज़ाद मुल्क में जाऊँगा, वहीं इंतकाल हुआ और उसके बाद बैतुल मक़दिस में कहना चाहिए मदफून हुए। एक ऐसे ख़ानदान से वाबस्तगी आपके लिए कितनी अहम है? सबसे पहले मालेगांव की सरजमीन को सलाम। बहुत शुक्रिया सर। जो मेरे ख़्याल में महाराष्ट्र में उर्दू की सबसे बड़ी बस्ती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ। ये मेरा एज़ाज़ है और इसके लिए मैं आप सबका ममनून हूँ, ख़ास तौर से इम्तियाज़ खलील का, कि मैं अपनी कमज़ोरियों, अपनी बीमारियों और अपनी गोशा नशीनी के बावजूद यहाँ आया, इसलिए कि आपकी मोहब्बत मुझे रोक नहीं सकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत अफसोस है मुझे कि मुझे वक्त पर आना था,
लेकिन जैसा कि इम्तियाज़ साहब ने बताया कि हमारे रास्ते जो हैं वो अभी तक इस काबिल नहीं हुए हैं कि हम किसी जगह वक्त पर पहुंच सकें। बेशक, और बेशक। ये रास्ते चाहे सियासी हों या समाजी या वो जिन पर हम चलते हैं। इम्तियाज़ साहब ने बहुत सी बातें एक साथ कर दी और शायद ये उनकी नहीं मेरी मजबूरी भी है कि मेरी ज़ात में भी एक साथ बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। मुझसे कहा था इम्तियाज़ साहब ने कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊं या अदबी सफ़र के बारे में बताऊं। दोनों चीज़ें थी, लेकिन मैं शुरू कर रहा था वो उस निस्बत से। हम आपकी शख्सियत वो है, लेकिन ये कि वो जो निस्बत है और उस निस्बत से मैंने देखा कि जिस फ़ख्र के साथ आप उसका जिक्र भी करते रहे अपने ब्लॉग्स में भी, अपने उसमें भी, फिर जो किरदार हैं उनके बाद आपकी ज़िंदगी में, तो उस निस्बत के हवाले से बात कर रहा था मैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये हकीकत है कि मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली से के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मौलाना मोहम्मद अली के एक चचाजाद भाई थे, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने उनके बारे में पढ़ा हो, हाफिज़ अहमद अली ख़ान शौक़, जो बहुत बड़े मुसन्निफ़ भी थे, मुहक़्क़िक़ भी थे और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन भी थे। वो मेरे परदादा थे और शायद उनके होने की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ वो हूँ। और उसकी वो कहानी बड़ी दिलचस्प है और वो ये है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बहुत बड़ी हंसी हवेली में एक अकेला बच्चा था। अच्छा। हाँ, और कुछ देर के लिए तो बच्चों के साथ खेलने की इजाज़त मिलती थी, लेकिन हर वक्त तो बच्चे होते नहीं हैं और खेल भी नहीं होता है, और बच्चे जो हैं वो हर वक्त खेलना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उस बड़ी सी हवेली में, जिसके बहुत सारे कमरे तो बंद पड़े रहते थे, एक कमरा ऐसा था जो पूरा का पूरा किताबों से भरा हुआ था। वो हाफिज़ अहमद अली ख़ान शौक़ की ज़ाती लाइब्रेरी थी। और जब मैंने तकरीबन 10-11 बरस की उम्र में उसको देखा तो उसमें सिवाय धूल और दीमक के कुछ नहीं था, लेकिन तब तक मुझे पढ़ने का शौक़ हो चुका था और हालत मेरी ये थी कि हाथ में कोई भी किताब आ जाए मैं उसे पढ़ डालता था। क्या बात है। तो परदादा की लाइब्रेरी में से जो किताबें मुझे सही और सालिम मिल सकी वो मैंने पढ़ डाली। कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, और कुछ तो ऐसी किताबें थी जो आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन पढ़ने का शौक़ हो गया। अच्छा, आपके दादा के ताल्लुक से, परदादा के ताल्लुक से भी मशहूर है कि जिस वक्त वो रज़ा रामपुर लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, उस वक्त उनके ताल्लुक से मशहूर था कि लाइब्रेरी में मौजूद हर किताब के हवाले से वो जानते थे कि कौन सी किताब किस खाने में कहाँ रखी है। उसके ताल्लुक से कुछ वाक़यात भी मशहूर हैं। जी, काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि वो शाही कुतुब खाना था पहले। जी। तो शाही कुतुब खाना जब मुंतकिल किया गया तो उसमें हाफिज़ साहब को मालूम था कि कौन सी किताब कहाँ है, और उन्होंने जर्मनी से कुछ लोगों को बुला के उसके कैटलॉग बनवाए थे। तो मैं अपनी कहानी आपको बता रहा था कि जब पढ़ने का शौक़ होता है तो फिर लिखने का शौक़ भी होता है। बेशक। और आप सब ज़्यादातर उर्दू वाले हैं यहाँ। आप जानते होंगे कि जब उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जो बड़ी जिसमें मौज़ूनियत बहुत है, जिसमें मौसीकी बहुत है, तो नतीजा ये होता है कि आदमी शायरी ज़्यादा आसानी से करने लगता है। बेशक। चुनाचे मैंने भी सोचा कि शायरी क्यों ना की जाए, और फिर जब शायरी शुरू की तो देखा कि बहुत सारे रिसाले आते हैं, उनमें लोगों के नाम छपते हैं, उनके नाम की गज़लें नज़में छपती हैं, तो मेरा नाम भी छपना चाहिए। अच्छा।
तो शायरी शुरू तो जी शायरी शुरू कर दी। और मैंने रिसाला ज़माना, उस ज़माने में एक बहुत मशहूर रिसाला हुआ करता था, बड़ा मौक़र और मोतबर रिसाला था, वो कानपुर से निकलता था। तो उसमें अपनी गज़ल भेज दी। जी जी ये वाक़या है तकरीबन 11-12 साल की उम्र का। जी। तो वहाँ से पता नहीं कौन साहब थे जो उसके एडिटर थे, हाँ। उन्होंने मुझे एक 2 लाइन का ख़त लिखा और लिखा कि पहले आप अपना काफ़िया दुरुस्त कर लीजिए, फिर गज़ल कहा कीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि भाई ये काफ़िया दुरुस्त करना क्या होता है। तो मेरे पड़ोस में एक बहुत मशहूर शायर जिनका नाम हम सभी जानते हैं, अब्दुल मजीद हैरत, क्या बात है। वो रहा करते थे। तो मैं हैरत साहब के पास चला गया मैं भी हैरत। और मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा हुआ है कि मैंने एक गज़ल भेजी थी और उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि आप अपना काफ़िया दुरुस्त कर लीजिए। तो उन्होंने मेरी गज़ल पढ़ी और बहुत हंसे। उन्होंने कहा मियाँ तुमने रदीफ़ तो सारी लिखी है, लेकिन इसमें काफ़िया तो है ही नहीं। तो मैंने पहली गज़ल जो लिखी वो बग़ैर काफ़िया की थी। उस पर उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि भाई ऐसा करो कि तुम गज़ल छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कोई मज़मून नहीं है जो अब तक लिखा ना जा चुका हो। क्या बात। और जिसे एक तरीक़े से नहीं 1000 तरीक़े से लिखा गया है, और उस्तादों ने भी लिखा है और दूसरे लोगों ने भी लिखा है। तो तुम नज़र की तरफ तवज्जो करो। तो हमने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। जो हमारा ख़ानदानी अखबार था जो मुंबई से निकलता था, खिलाफत, उसमें छपने लगी। अब हालात का तकाज़ा कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जितनी भी जायदादें थीं वो एनिमी प्रॉपर्टी कहकर गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। बस मैं इसी सवाल पे आने वाला था। अच्छा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था आपने कहा कि इतनी बड़ी हवेली थी कि मतलब बहुत सारे कमरे ऐसे थे जो खुले भी नहीं रहते थे। लेकिन जब हम आपके हालात पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जब आपको मुंबई आना था 17 बरस की उम्र में, तो उस वक्त ये हुआ कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप रामपुर से बॉम्बे आ पाते। आपको आपके कहना चाहिए शौकत साहब के फर्जंद जाहिद मौलाना जाहिद साहब ने बुला तो लिया था, लेकिन आपके पास इतने पैसे थे नहीं। तो ये अचानक जो है कि हवेलियों वाला शख्स जो है वो ये हुआ। अभी आपने बताया कि एनिमी प्रॉपर्टी कह कि वो सारी जायदादें आपकी कर्क कर ली गई थी। ये उस ज़माने में हो ये रहा था कि अगर किसी ख़ानदान का कोई फ़र्द पाकिस्तान चला गया है तो उस ख़ानदान में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो ज़ब्त कर ली जाती थी। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे और इस बिना पर उसमें से कुछ सच था कुछ झूठ था, लेकिन वो जायदादें ज़ब्त कर ली गई। मेरा ख़्याल है ये कहानियाँ हम सब जानते हैं। और हैरत मुझे इस बात पे नहीं होती है कि उन्होंने पाकिस्तान जाने वालों की जायदादें एनिमी प्रॉपर्टी कह के ज़ब्त कर ली। अफसोस इसका होता है कि उन्हें एनिमी किस बात का समझा गया। किस बात का? बेशक वो एनिमी तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ। तो दोस्तों हुआ ये कि वो लंबी चौड़ी हवेली जो थी वो ख़त्म हो गई, नीलाम कर दी गई और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जैसा कि इम्तियाज़ ने बताया कि एक वक्त ऐसा आया कि जब वालिद का भी इंतकाल हो गया तो मेरे रिश्ते के चचा जो थे मौलाना शौकत अली के बेटे जाहिद शौकत अली, जो जाहिद खिलाफत अखबार के एडिटर भी थे, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ आ जाओ और तुम्हारी कहानियाँ वहानियाँ छपती रहती हैं, इसका मतलब ये कि तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है तो तुम यहाँ लिखना पढ़ना भी अपना करोगे और जर्नलिज़्म की तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे के आने के लिए ये हकीकत है कि मुझे 50 रुपए की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। मेरे एक रिश्तेदार थे, मेरे रिश्ते के बहनोई होते थे और उनसे मेरी कभी बनती नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे हर मामले में। ऐसे चलो मत, ऐसे बैठो मत, इस तरह हर खेलो मत, इस तरह ये मत करो, उस तरह वो मत करो। तो मुझे उनसे शदीद नफ़रत थी
और वो भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मुझे बम्बई जाना है और जाहिद साहब ने मुझे बुलाया है और मेरे पास जाने के पैसे नहीं हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे, ये 1959 की बात है। तो 1959 में रामपुर से बम्बई आने का किराया सिर्फ 33 रुपये हुआ करता था। तो 33 रुपये जमा करना बड़ा मुश्किल काम था, तो वो नहीं थे। लेकिन ये कि जब वो मेरे बहनोई, जिनका नाम शुजात अली था, और ये वाक़या पूरा का पूरा मेरी किताब में मौजूद है, जब उन्हें मालूम हुआ तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे मैंने सुना कि भैया तुम वहाँ बम्बई जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन कब जाऊँगा मालूम नहीं, इसलिए कि अभी तक मेरे पास पैसे नहीं जुड़े। कहने लगे ठीक है, अल्लाह मालिक है, चलो तुम्हें क्या क्या चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मुझे लेके बाज़ार गए, कुछ कपड़ा दिलाया, कुछ कपड़े सिलाई दिलाए, जूते दिलाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी जो मुझे नापसंद करता था, ये अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया, और इसने ये सारा पैसा किया क्योंकि वो मामूली से फोरमैन थे एक शुगर फैक्ट्री में। तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि उनके घर में जो गाय थी वो नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई वो गाय कहाँ गई, क्योंकि वो गाय जो थी वो उनके 5 छोटे छोटे बच्चों के दूध का बंदोबस्त किया करती थी। तो मैंने पूछा बाजी वो गाय कहाँ गई। तो बाजी के शौहर जिन्हें मैं भाई कहा करता था, उन्होंने कहा कि अरे मियाँ गाय तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन ये वक्त जो तुम्हारे पास है ये दोबारा नहीं आएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ज़िंदगी में ऐसे हालात होते हैं। ये इत्तेफाक है कि जब मैं बॉम्बे सेंट्रल पर उतरा तो मेरे पास तकरीबन 15 रुपये थे, और वो मैंने कहा कि बॉम्बे सेंट्रल से लव लेन जाना था मुझे, खिलाफत हाउस में बाइकला में। तो वो जो वो था अपने टैक्सी वाला, उसने देखा कि ये बड़ा अनाड़ी सा कोई लड़का है, बड़े बड़े बाल हैं, चश्मा लगाता है, मैला सा टीन का बक्सा लेके उतरा है, यकीनी कहीं भैया है, कहीं से आया है ये। तो उसने मुझसे जब वो पहुंचा खिलाफत हाउस पे और मैंने कहा भाई किराया कितना हुआ, तो उसने कहा 8 रुपये, जबकि उस ज़माने में 2 रुपये या 1.5 रुपये हुआ करता था। जी जी। तो 8 रुपये उसने ले ली। तो मेरे पास 7 रुपये बचे। एंड मेरा ख्याल ये है कि कुछ मोहब्बतें मेरे साथ थीं, कुछ दुआएं मेरे साथ थीं, या पता नहीं क्या चीज़ मेरे साथ थी कि वो 7 रुपये जो थे उन्होंने आज तक मेरा साथ दिया। क्या बात है। और मुझे खुशी है कि इस बम्बई ने, इस महाराष्ट्र ने मुझे इतना नवाजा कि जिसका मैं कोई हिसाब नहीं कर सकता। सर हम लोग थोड़ा और तेजी से, हम बम्बई पहुंच गए। अब बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचने के बाद साहब, अब आप मेरी देखिए जी, मेरी 60 बरस की लाइफ को जी, मतलब लाइफ तो मेरी 80 बरस, उम्र तो 80 बरस की है, लेकिन ये कि मेरी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो 60-70 बरस की है, और 60-70 मिनट इनके पास नहीं है। सर वो बात नहीं है। मैं अब आपसे यह है कि वक्त मुख्तसर है, हम तो चाहते थे कि सुने, लेकिन ये अच्छा एक एक चीज़ बहुत अहम है। मैं तो चाहता था वहाँ के जो वाक़यात आपने कलमबंद किए हैं, जिन किरदारों को खाका निगारी आपकी जिस तरीके से है, लगता है ज़िंदगियाँ चली आती हैं, हमें लगता है कि हम उनके साथ जी रहे हैं, हमें लगता है कि वो नियाज़ हैदर साहब जो है वो हमारे कोई थे, आपके साथ नहीं रहे। हम जब पढ़ते हैं जाहिद साहब को तो ऐसा लगता है कि अब भी चूँकि हम जाते हैं वहाँ खिलाफत हाउस, हमें लगता है कि कोई आवाज़ आएगी और हमें भी डांट पड़ेगी कि आप तो बताते हैं, उसका आपने लिखा भी है कि किस अंदाज में वो चिल्लाते थे। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सर इख्तिसार के साथ कुछ चीज़ें आ जाएं हमारे पास। एक चीज़ जो है सहाफ़त,
खिलाफत में चूंकि आप आए थे, खिलाफत के बाद इनकलाब भी आपके हिस्से में आया, और फिर उसके बाद मुंबई जैसे शहर में आपने अपना अखबार उर्दू रिपोर्टर शुरू किया। तो उर्दू सहाफ़त के हवाले से आपके क्या तजुर्बात हैं? खिलाफत का एक अलग मिजाज था, इनकलाब बिल्कुल अलग अखबार था, और उर्दू रिपोर्टर ने बिल्कुल एक टेबलॉइड जैसी कहना चाहिए जर्नलिज्म को उर्दू में फ़रोग़ देने का काम किया। तो उस हवाले से कुछ बातें आपसे सुनना चाहेंगे। हम फिल्म वाले लोग इन मामलों में बहुत होशियार हो जाते हैं। अच्छा। जब हम किसी को कहानी सुनाने के लिए जाते हैं, बहुत बिजी हीरो को, हाँ। तो मैं कम से कम ये करता हूँ कि मैं उस एक्टर से या उस हीरो से ये पूछता हूँ, आपके पास वक्त कितना है? मैं आपको 5 मिनट में कहानी सुनाऊँ, 15 मिनट में सुनाऊँ, या 1 घंटे में सुनाऊँ? और जितना वक्त वो मुझे देता है उतनी देर में मैं पुड़िया बांध देता हूँ। तो अब ये तुले हुए हैं कि मैं पुड़िया बांध दूं, तो मैं पुड़िया बांधने को तैयार हूँ। तो जनाब ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे में आ गया, खिलाफत हाउस में मैं काम करने लगा। मुझसे कहा गया था कि तुम जर्नलिस्ट हो गए, लेकिन पता ये चला कि उर्दू का जर्नलिज्म जो है उसका नाम है अंग्रेज़ी अखबारों से तर्जुमा करना। तो वो अंग्रेज़ी अखबारों से तर्जुमा होता रहा काफ़ी, लेकिन आपको हैरत होगी कि शायद ज़िंदा सहाफ़ियों में मैं वो वाहिद सहाफ़ी हूँ जिसने पत्थर पे छपाई से लेकर आज डिजिटल प्रिंटिंग तक देखी है। क्या बात है, क्या बात है। पत्थर पे छपाई। मैं जब आया था तो अखबारात जितने भी थे, चाहे वो इनकलाब हो या हिंदुस्तान हो या इकबाल हो या कोई भी हो, वो सब के सब पत्थर पे छपते थे, पत्थर पे छपते थे। खैर, मैंने अब वहाँ से तरक्की करना शुरू की, इनकलाब में काम किया, हिंदुस्तान में काम किया, अपना अखबार उर्दू रिपोर्टर निकाला, फ़ोटो ऑफसेट प्रेस ख़रीदा, वगैरह वगैरह। ज़िंदगी की कहानी बड़ी दिलचस्पी से चलती रही। उसी ज़माने में, जिस ज़माने में मैं अखबार निकालता था, मुझे इप्टा से दिलचस्पी हुई, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से। कैफ़ी साहब और जितने तरक्की पसंद थे उस ज़माने के, कैफ़ी आज़मी और सरदार जाफ़री और इस्मत चुगताई और ये और वो जितने भी थे, उनसे दोस्तियाँ हो गई। तो कैफ़ी साहब ने कहा कि तुम ड्रामे क्यों नहीं लिखते? तो मैंने बहुत सारे ड्रामे पहले ट्रांसलेट किए, फिर उसके बाद बहुत 25-30 ड्रामे लिख डाले, जैसा कि इम्तियाज़ साहब ने बताया। तो ये ड्रामे का सिलसिला चलता रहा। 75 में जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी में जर्नलिस्ट जो थे वो पकड़ के बंद किए जाने लगे। उन खुशनसीबों में से एक मैं भी था। आप भी बंद किए गए? जी, मुझे इस तरह बंद किया गया कि मुझे और एक मराठी का एक जर्नलिस्ट था, उन दोनों को ले जाके CID ऑफिस में बिठा दिया गया और 2 दिन तक बैठाए रखा गया। हो। और उन्होंने कहा कि आप हमें माफ़ीनामा लिख के दीजिए। तो मैंने कहा, भाई किस बात का माफ़ीनामा? आप मुझे बता दीजिए कि मैंने जुर्म क्या किया, तो मैं उस जुर्म की माफ़ी मांग लूँगा। कहे लेकिन नहीं, आप माफ़ी मांगा। तो हमें किसी को फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी, वगैरह वगैरह। काफ़ी परेशान उन्होंने किया, क्योंकि मकसद सिर्फ परेशान करना था, दूसरा कुछ था नहीं। तो उसके बाद आपने छोड़ दी? हमने बहरहाल किसी सूरत से एक साहब पहचान वाले निकल आए। उन्होंने कहा, अरे आप तो फ़लाने हैं और ये है और वो है, तो चलिए आपको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी इसके बारे में कुछ लिखा या रिपोर्ट की या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। क्या बात है। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो जान बची 100 लाखों पाए, हम आ गए घर पर। लेकिन वो आने के बाद दिल खट्टा हो गया कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ सच बोलने पर पाबंदी हो, वहाँ सच बोलने से क्या फ़ायदा। क्या बात। तो हमने सच बोलना बंद कर दिया और कहानियों की दुनिया में आ गए। जी, अब देखिए यहाँ बीच में से एक बात और निकलती है कि ये मालेगांव की मोहब्बत देखिए कि मेरी बीवी फरीदा सिद्दीकी, जिनका जिक्र मैं अभी करने वाला हूँ, वो अपने पाँव की तकलीफ़ के बावजूद
मालेगांव का नाम सुन के उछल के खड़ी हो गई बहुत बहुत इस्तकबाल है आप। और मेरे यहाँ सामने बैठी हुई हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। और मेरे बेटे जो मुझसे ज़्यादा बिजी टीवी राइटर हैं, समीर सिद्दीकी साहब, वो भी आ गए। और शादाब साहब जो हैं नया वर्क के एडिटर, उन्होंने सारे काम छोड़ के वो भी मेरे साथ आ गए। ये मालेगांव वालों का अजीब व गरीब करिश्मा है कि उनमें इतनी कशिश कहाँ से आ गई मालूम क्या नहीं। बात है, बहुत शुक्रिया सर। सर मैं यहाँ पे आपसे सवाल ये करूंगा, जब तक मैं सवाल कर रहा हूँ आप पानी पी सकते हैं। नहीं, मुझे पीने की ज़रूरत नहीं है, मैं ताज़ा दम हूँ। अरे वाह, मैंने तो पानी आप ही के लिए मंगवाया था। बहरहाल मैं सवाल यहाँ से ये करूंगा, आपने कहा अभी पीछे जो है इवैक्यूई प्रॉपर्टी या एनिमी प्रॉपर्टी की बात आपने की सर, सिर्फ ये कि आपको बताने के लिए समीर भाई, जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ बल्कि तकसीम हुआ, उस वक्त हमारे शहर में मुसलमानों की आबादी का तनासुब तकरीबन ऐसे ही था जो आज है, यानी 70-80% मुसलमान थे। लेकिन ये देखिए, इस मुल्क से मोहब्बत का मामला है कि यहाँ से कोई भी फर्द पाकिस्तान नहीं गया। मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी यहाँ से कोई पाकिस्तान नहीं गया। कुछ लोग जो मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे उन्होंने कस्द किया भी, तो उलमा ने उनको समझाया कि यही हमारा वतन है और वो सब यहीं रुक गए। तो बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। आपने, मैं अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करूं कि इंदिरा गांधी का शुक्रिया अदा करूं कि आपको सहाफत से फिल्मों की तरफ ले आए और उसकी वजह से हमें इतनी अच्छी फिल्में, इतनी अच्छी कहानियां मिली, इतने अच्छे डायलॉग्स मैं मिले। वही उसी पर आ रहा था। और फरीदा का जिक्र इसीलिए आया कि जब मैंने कहा कि भाई मैं फिल्म जर्नलिज्म में वापस नहीं जाऊंगा, तो मेरी बीवी ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर में बैठो और शायरी करो, कहानियाँ लिखो, जो जी चाहे करो, और नौकरी मैं करूँगी और पैसे मैं कमाऊँगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज। चूल्हा चलता रहेगा। क्या बात है। तो मेरा चूल्हा जब साल भर तक चलता रहा, फिर उसके बाद हमारी एक दोस्त हैं शमा जैदी, जो हमारी हमवतन भी हैं और बहुत मशहूर राइटर हैं और बहुत मशहूर डायरेक्टर MS सत्यू की बीवी हैं। तो उन्होंने एक बहुत उम्दा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि भैया, अगर तुम सच बोलने पर इस दुनिया में सच बोलने पर पाबंदी है, तो तुम ऐसा काम करो कि झूठ बोलो और पैसे कमाओ। मैंने कहा भाई वो कैसे? कहने लगे फिल्में लिखो। क्या बात है। क्योंकि फिल्म में जितना अच्छा झूठ बोलोगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या बात है। चुनाचे उनकी वजह से मैं सत्यजीत रे तक पहुंचा, जो एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो 1857 में वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के बैकग्राउंड में, वो ज़माने की प्रेमचंद की एक कहानी थी, शतरंज की बाजी, उसके ऊपर वो शतरंज के खिलाड़ी के नाम से फिल्म बना रहे थे। उन्हें एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो 1850 की ज़बान लिख सके। क्या बात है। चुनाचे पता नहीं उन्हें कोई मेरी अदा पसंद आ गई, तो उन्होंने मुझे डायलॉग लिखने के लिए लगा दिया और मैंने डायलॉग लिखे। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उसके डायलॉग ख़त्म किए तो मुझे एक इंटरनेशनल फिल्म अली बाबा 40 चोर मिल गई। फिर उसके बाद तो फिल्मों का तांता लग गया और मेरा ख्याल है एक साल ऐसा भी गुजरा था उसी ज़माने में कि जब एक साल में मेरी 6 फिल्में रिलीज़ हुई। क्या बात है। बहुत सर, मैं रोक रहा हूँ फिर सर। उसके बाद फिल्मों में हम जाएंगे। एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे याद है। आपने बताया कि एक 75 में जो है वो एक ऐसा वक्त आया कि सच बोलने पे पाबंदी थी और इसी वजह से आप सहाफ़त से हटे। फिल्मों का जब चलेगा तो वो एक सिलसिला चल पड़ेगा। सवाल मेरा ये है कि 1975 में जो सूरत हाल थी और आज का भी हिंदुस्तान आप देखते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप कितना सच कहें, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि सूरत हाल उस वक्त और अब में कितनी मुख्तलिफ है। एक आर्टिस्ट की हैसियत से, एक राइटर की हैसियत से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, तकरीबन वही सूरत हाल है इमरजेंसी वाली। क्या बात। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरजेंसी में डंडे का खौफ था और आज डंडे को ख़रीद लिया गया है। ओ हो, क्या बात है। सिर्फ इतनी सी बात है। आज आपके पास सच्ची खबरें सुनाने वाला अगर एक चैनल हो तो उसका नाम बताइए मुझे।
नॉट ए सिंगल वन जिसके खबरों पर आप भरोसा करें। मीडिया पूरा बिक चुका है, अखबारों की पॉलिसी पूरी बिक चुकी है। हम किस दौर में जी रहे हैं? हम वापस इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, सही बात। और डिक्लेयर होगी भी नहीं। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आपको फरीदा आंटी ने कहा कि आप ये कहना चाहिए, शमा जैदी ने कहा कि आप झूठ लिखो, लेकिन उसके बाद भी आप इप्टा से जुड़ गए। इप्टा क्या कर रहा था? इप्टा भी तो सड़कों पे सच ही बता रहा था। उसके ख़ास तौर से उसके नुक्कड़ नाटक समाज में इनकलाब बर्पा कर रहे थे। तो सच बोलने का जो की जो आदत थी, उसने तरीक़ा बदल लिया था। अब इप्टा के ड्रामों में आ गए थे आप। हाँ, लेकिन उसमें वो फैलाव नहीं था, क्योंकि एक अखबार जो है, अभी हम यहाँ आ रहे थे तो हम बात कर रहे थे, मैं शादाब से बता रहा था कि जब मैं उर्दू रिपोर्टर निकाल रहा था तो हमने एक रिसर्च करवाया था, तो हमको पता चला था कि उर्दू अखबार की रीच जो है वो एक पेपर तकरीबन 9 या 10 आदमी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक अखबार उस ज़माने में 1000 छपता था तो उसके पढ़ने वाले 9000 होते। बेशक। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है जी। आज बिल्कुल उसके बरक्स बदल चुकी है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम तो फिल्मों पे आ गए थे, आगे बढ़ गए थे, मैं आपको पीछे ले गया। फिल्मों पे ही सत्यजीत रे के हवाले से आपने बात की, और उसके बाद कहा 1 साल में 6 फिल्में आपने की। चलिए उसको छोड़िए, 6 फिल्में। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और वो भी मालेगांव वालों के सामने। तोबा तोबा। तो दोस्तों, फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारी अच्छी फिल्में लिखी, बहुत सारी बुरी फिल्में भी लिखी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में लिखी जो मेरे हिसाब से अच्छी थी लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, और बहुत सी ऐसी बुरी फिल्में लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आई। ये एक अजीब एक अलमिया है। लेकिन ये कि कुछ अच्छी फिल्में लिखी, जिसमें मेरी अच्छी फिल्मों में उमराव जान बहुत अच्छी फिल्म है, बाजीगर अच्छी फिल्म है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अच्छी फिल्म है, और ताल है, परदेस है, जुबैदा है, मम्मो है, बहुत सारी फिल्में हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द फिल्म। वो एक लंबी कहानी है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे फिल्मों में, तो मुझे सब कुछ मिला, शोहरत भी मिली, दौलत भी मिली, सब मिला, लेकिन तसल्ली और तशफ़ी जो एक क्रिएटर की होती है, जो एक राइटर की होती है, वो मुझे नहीं मिली। इसके लिए मैंने कुछ लिखना शुरू किया। एक मर्तबा मैंने किसी के बारे में एक मजमून लिखा, तो दोस्तों ने कहा कि साहब ये तो खाका है। तो पता चला कि साहब खाका उस कहानी को या उस मजमून को कहते हैं जो किसी शख्सियत के बारे में लिखा जाए। तो मैंने तकरीबन जितने भी लोग मेरी फहरिस्त में थे, वो लोग नहीं जिनसे मैं मिला, बल्कि वो लोग जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे अपनी छाप छोड़ी, उनके बारे में मैंने लिखना शुरू किया। ऐसे ज़्यादा तो लोग होते नहीं हैं ज़िंदगी में किसी की भी। वो जितने भी थे 30, 35, 40 मैंने उनके बारे में लिख डाला, और भी कुछ 2-4 बाकी हैं तो लिख डालूँगा। उसके बाद फिर कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। कहानियाँ की भी एक किताब छप चुकी है। अब मैं कहानियाँ, लोग कहते हैं मैं कहानियाँ बहुत अच्छी लिखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं खाके ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अभी तक उस जगह नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे ये लगे कि वाकई मैंने कोई अच्छा काम किया। अभी वो जो हाली का शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, वो अभी तक जारी है, और दुआ कीजिए कि इसी ज़िंदगी में पूरी भी हो जाए। बहुत इंशाल्लाह ज़रूर। सर मैं एक 2 सवाल करेंगे, हालांकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सिर्फ 2 सवालात। इसलिए आप मुझे वक्त से क्यों डरा रहे हैं? नहीं, मैं आपने बहुत शुक्रिया कह दिया तो मैं डर गया कि मामला ख़त्म तो नहीं हो गया। अरे मैं तो आपकी मदद कर रहा था। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ सर कि उमराव जान हो या शतरंज के खिलाड़ी, ये तो बुनियादी तौर पे 2 बहुत मशहूर कहानियाँ थी। उमराव जान उर्दू का पहला नावल है, उस पे आपने डायलॉग्स लिखे।
बात के अदवार में जो आप कह रहे हैं, जो फिल्मों का वो कहना चाहिए एक सिलसिला हुआ, बहुत अलग फिल्में हैं सर। वो फिल्में जो है वो क्लासिक थी और उसके बाद बहुत पॉपुलर सिनेमा की फिल्में थी। हम आते हैं दिलवाले दुल्हनिया तक। आप देखें कि उस वक्त उस फिल्म को उसको देखने वाला ये यकीन नहीं कर सकता कि इसके मकालमे उसी शख्स ने लिखे हैं जिसने उमराव जान के मकालमे लिखे हैं। इतना वेरिएशन फिल्म जो है, फिल्म में राइटर हर एक कहानी के साथ बदल जाता है, उसको पूरा चेंज होना पड़ता है। कितना मुश्किल है उसको लिखना। चूँकि यहाँ कुछ लिखने वाले भी मौजूद हैं और अच्छे लिखने वाले भी मौजूद हैं, इसलिए मैं एक बात कहूँगा कि फिल्म में अगर आप अपनी मौजूदगी का इजहार करेंगे एज ए राइटर, तो वो फिल्म कभी अच्छी नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, सबसे पहली कुर्बानी राइटर को जो फिल्म में देनी पड़ती है वो उसकी अपनी कुर्बानी होती है। क्या बात है। वो किरदारों के अंदर जम हो जाता है, वो खुद को मिटा के दूसरे किरदारों की शक्ल में जन्म ले लेता है, तभी कहानी अच्छी बनती है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम उस कहानी के अंदर खुद को जज्ब कर देते हैं, और जब हम उसे जज्ब कर देते हैं तो फिर जावेद सिद्दीकी नहीं रहते, जावेद अख्तर नहीं रहते, अबरार अलवी नहीं रहते। वो सब वो किरदार बन जाते हैं। ये इसलिए आप कहानी बहुत संजीदा हो, शतरंज का खिलाड़ी हो जो बहुत ही संजीदा किस्म का ऑफ बीट सिनेमा था, या श्याम बेनेगल की फिल्में हो, जुबैदा जैसी फिल्में या मोमो जैसी फिल्में जो मैंने लिखी वो हो, या फिर एक हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म हो, डर या बाजीगर या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हर फिल्म जो है वो अपना मेन्यू लेकर आती है, अपना डिमांड चार्ट लेकर आती है। आपको उस डिमांड चार्ट को पूरा करना है। आप एक होटल में बेरर हैं, जो ऑर्डर आपको दिया जा रहा है वो आप सर्व करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब आप आज आप आलू गोश्त की जगह आप बटाटा वड़ा क्यों नहीं खा लेते, ये नहीं होगा। तो अगर जो राइटर हैं, अगर उन्हें ये मालूम है कि उन्हें क्या करना है, तो फिल्म में फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि साहब उमराव जान लिखने वाला जो है वो डर या बाजीगर कैसे लिख सकता है। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने अपने आप को ट्रेंड किया, और मेरा ख्याल है हर लिखने वाले को ट्रेंड करना चाहिए, कि फिल्म राइटर का ख़ास तौर से जहन जो है वो एक डीवीडी प्लेयर जैसा होना चाहिए। जो डीवीडी अंदर है वही प्ले होगी, दूसरी नहीं होगी, चाहे बाहर कितनी भी रखी हो। वाह वाह वाह। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो फिर, क्योंकि जब मैं दिलवाले लिख रहा था तो मेरे जहन के किसी कोने में वो शतरंज के खिलाड़ी या उमराव जान या सोनी महिवाल नहीं था। सर, जर्नलिस्ट के ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि जर्नलिज्म में आपकी कोई पसंद नापसंद नहीं होती, आपको जो आपने देखा उसे मिन ऑन लिखना होता है। लेकिन नहीं, वो कामयाब सहाफ़ी, ये झूठ है। एक कामयाब सहाफ़ी ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं होता। लेकिन बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं होता, जब मैं 17 बरस मैंने जर्नलिज्म किया है, और जर्नलिज्म में प्रेस कोड ये है कि आप वो लिखेंगे जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने आपको दी है। मेरे आंखों के सामने 15 लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस वाला मुझसे कह रहा है 2 लाशें हैं, 2 मर्डर हुए हैं, 2 लाशें गिरी हैं। तो मैं 2 लाशें लिखने पे मजबूर हूँ। नहीं सर, ये इसमें खैर हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। देखिए, आज भी अभी 3 दिन पहले संगम के ऊपर बड़ा हादसा हुआ। सारे अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि साहब 30 के करीब है। कुछ रिपोर्टें ये कह रही है कि साहब 110 आदमी तो मिसिंग है जी। तो अब बात किसकी सही है? इसलिए
जर्नलिज्म में सच बोला नहीं जाता। अगर ये आज की जर्नलिज्म की बात है तो शायद मान भी ले, लेकिन ये कि जर्नलिज्म हमारा मैंने भी तो आज मैंने की जर्नलिज्म, आपने बात आज की जर्नलिज्म की थी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म में जिस तरीके से इस बात का इम्कान होता है कि चूंकि वहाँ कहा जाता है कि सहाफ़ी को लिखना वो है जो हुआ है, उसमें उसको अपने तरफ से मिर्च मसाला नहीं लगाना है, लेकिन एक सहाफ़ी, एक जो ज़हीन सहाफ़ी होता है वो इसमें कहीं कोई इम्कान तलाश कर लेता है, कोई ऐसी बात जो उसे लगती है फेवर करने की नहीं, जो सच को मजीद बढ़ा सके, वो अपनी तरफ से बयान करने का हुनर जानता है। क्या ये हुनर, आपने कहा कि जो मेन्यू आएगा मुझे वो सर्व करना है, क्या यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप अपना फन या अपनी चीज़ जो है उसको उसमें इनकलकेट कर दें? होती है, दिल भी चाहता है ऐसा करने को, लेकिन फिर ऐसे लोगों को दूसरे दिन नोटिस दे दिया जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि वो सच बोलो जो अखबार का मालिक बोल रहा है। क्या बात है। वो सच मत बोलो जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, क्योंकि सच की भी तो कैटेगरीज बन गई हैं ना भाइयों आजकल के डेट में भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, इतनी अच्छी फिल्में लिखना, मैं आपके ताल्लुक से नहीं कहूँगा, 2-4 राइटर्स ऐसे हैं जो बहुत सेलिब्रेटेड हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ, बल्कि उमूमन आप सब भी ये बात देखते होंगे कि फिल्म में कहना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग लगते हैं। मशहूर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, बहुत होता है तो सिंगर हो जाता है, बहुत होता है तो उसका डायरेक्टर होता है। क्या वजह है कि वो लोग जो असल में कहानी लिखते हैं, जो असल में डायलॉग्स लिखते हैं, वो एक्टर्स क्या कहेंगे, वो कहानी किस तरीके से होगी, वो लिखने वालों को वैसी शोहरत उनके नसीब में नहीं आती जो दूसरे लोगों को आती है? कभी इसका मलाल होता है कि इतनी अच्छी चीज़ें लिखने के बाद वो शोहरत नसीब में नहीं आती जो दूसरों के हिस्से में आती है? नहीं होता है, बिल्कुल मलाल होता है, और इससे ज़्यादा मलाल इसका होता है कि हम हर मामले में अमेरिका की फिल्मों की, हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जिस तरीके से एक राइटर को इज़्ज़त दी जाती है वैसी इज़्ज़त यहाँ नहीं दी जाती, यह है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है, मुसीबत यह है कि ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे जो दूसरी फिल्म बरादरी के लोग हैं, जैसे एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। नतीजा उसका ये होता है कि वो अच्छे और बुरे की, ख़ास तौर से राइटिंग के फ़न में कितनी बारीकी है उसका वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। हर आदमी अपने विम्स एंड फैंसी के हिसाब से आपको करता है। चलते चलते मैं आपको एक बहुत पुराना क़िस्सा सुना दूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हर आदमी जो है वो ख़ुद को जो बहुत समझदार समझता है, और ख़ास तौर से राइटर से तो ज़्यादा ही समझदार समझता है। वो जो चपरासी है, जो आपको प्यून जो है, जो स्पॉट बॉय है, जो पानी पिलाता है आपको, वो भी जो है वो अपने आप को राइटर से बेहतर समझता है, बल्कि कभी कभी करेक्शन भी कर देता है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अजीम तरीन राइटर राजेंद्र सिंह बेदी, जो फिल्में भी लिखा करते थे, वो उनको वो एक फ़िल्म के डायलॉग लिख रहे थे, और फिल्म का डायरेक्टर उनका अपना बेटा नरेंद्र बेदी था। फिल्म की शूटिंग हो रही थी जी, घड़ी आपने देखी? मैं जी, ये लास्ट लाइन है। तो उनको बुलाया गया कि साहब हीरो जो है वो एक लाइन पर अटक रहा है, उसे आके बदल दीजिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी बेचारे भागते हुए फरार के स्टूडियो पहुँचे, और उन्होंने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उनके सामने सीन पेश किया गया और उनसे कहा गया कि साहब ये लाइन जो है ये हीरो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, तो इस लाइन को बदल दीजिए। तो बेदी साहब ने अपना पूरा सीन पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहा कि ये लाइन तो मैं हरगिज़ नहीं बदलूँगा। तो और उनके बेटे ना, पापा जी क्या बात कर रहे हैं आप, आपके लिए क्या मुश्किल है, 1 सेकंड में बदल दीजिए आप। कह लेकिन नहीं, ये लाइन तो मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कह लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे सीन में यही तो मेरी एक लाइन रह गई है। मैं इसे कैसे बदलूं? हाँ,
तो ऐसा भी होता, और मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं सेट पे पहुंचा और सीन सुना और या देखा तो मैंने कहा ये किसका लिखा हुआ है। नाम आपका गया है, सीन किसी और का लिखा हुआ बहुत है। शुक्रिया आप लोगों बहुत का, शुक्रिया। आपने मेरी समा खराशी बर्दाश्त की। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। एंड उर्दू की खिदमत जिस तरह आप लोग कर रहे हैं और जितनी मोहब्बत आप उर्दू से करते हैं, प्लीज़ इसी तरह करते रहिए, वरना ये ज़बान जो है ये वाकई किसी दिन यतीम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं क्या कहूँ, हम तो चाहते थे कि बहुत सुने, लेकिन ये कि कहना चाहिए आज शायद हम लोगों के पास वक्त ही नहीं था। बस एक शेर कहूँगा और इस बात को ख़त्म करूँगा कि ऐ दिनो मुझको निगाहों में छुपा कर रख ले, ऐ दिनो मुझको निगाहों में छुपा कर रख ले, एक मिटती हुई तहजीब का सरमाया हूँ, एक मिटती हुई तहजीब का सरमाया हूँ। बहुत शुक्रिया सर।